अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम फाइलम एनेलिडा के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये आपकी बुक का पैसेज है। अब हम इसको रीड करते जाते हैं और साथ साथ समझते जाते हैं कि फाइलम एनेलिडा क्या होते हैं। तो सबसे पहले फाइलम एनेलिडा सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और सेकेंडली वो वर्म्स होते हैं। Most of the worm which we are familiar are included in this phylum. They are segmented and commonly called annelids. और annelid को लैटिन में कहते हैं लिटिल रिंग। इसका मतलब है कि हम जितने भी worms को जानते हैं उनमें से अक्सर जो हैं वो इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। उनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे और उन सेगमेंट्स को हम कहेंगे एनेलिड्स। एनेलिड का मतलब होता है एक लिटिल रिंग, यानी कि उनकी बॉडी में अब आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। उनकी बॉडी जो है इस तरीके से आप एक वर्म इमेजिन करें, और उनकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से ना रिंग्स बने होंगे, और वो जो रिंग्स होंगी ना वो उनको डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर रही होंगी। तो इस तरह एक सेगमेंट को हम कहेंगे एक एनेलिड, और इसी वजह से हम इन एनिमल्स को एनेलिडा कह रहे हैं। द बॉडी इज़ मेटामेरिकली सेगमेंटेड। जिस तरह मैंने अभी आपको बना के दिखाया कि बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। द बॉडी बिकम्स डिवाइडेड ट्रांसवर्सली इंटू अ नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट्स और सेगमेंट्स. The subdivision may be indicated externally by constriction of body surface. Internally, the segments are separated by septa. यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर से अगर आप इनकी बॉडी को देखें तो आपको इस तरीके से सेगमेंट्स ड्रॉ हुए हुए नजर आएंगे, यानी रिंग्स बने हुए नजर आएंगे। जबकि अगर आप इनकी इंटरनल बॉडी देखेंगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इनकी इंटरनल बॉडी के अंदर ऐसे एक सेगमेंट बना होगा, उसके अंदर सारे ऑर्गन्स मौजूद होंगे जो जो ज़रूरी हैं। उसके बाद एक और सेगमेंट मौजूद होगा, उसके अंदर भी सारे ऑर्गन्स मौजूद होंगे। फिर एक और सेगमेंट होगा, उसके अंदर भी इसी तरीके से सारे ऑर्गन्स मौजूद होंगे। और ये जो बीच में ये जो लाइन आ रही है ना, इसको हम कहते हैं सेप्टा। सेप्टा यानी कि एक बाउंड्री सी बनती है। तो उन्होंने ये बताया है कि इंटरनली ये जो सेगमेंट्स होते हैं ना, ये सेप्टा के ज़रिए से एक दूसरे से अलग अलग हुए हुए होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। However, the various systems of body such as gut, blood vessels and nerve cord are continuous throughout the length of the body, penetrating each individual segment. यानी कि कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिनमें गट आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, नर्व कॉर्ड आ जाती है। ये वाले जो सिस्टम्स हैं ये ऐसे हैं कि ये हर सेगमेंट के अंदर अलग अलग मौजूद नहीं होंगे, बल्कि सारे सेगमेंट्स के अंदर मौजूद होंगे। यानी कि ये ऊपर से एक गुजर रहा होगा और ऊपर से गुजर के वो हर सेगमेंट को भी सप्लाई कर रहा होगा, और आगे इस तरीके से वो पूरी बॉडी के अंदर उसकी लेंथ एक्सटेंड हुई होगी। जबकि कुछ सिस्टम्स जो हैं वो इस तरह सबके अंदर सेपरेट भी मौजूद होते हैं। द एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सबसे पहले ये जो हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब तक आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक का तो पता चल गया होगा कि उनके अंदर 3 बॉडी लेयर्स मौजूद होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। इसके अलावा ये सिलोमेट होते हैं, यानी कि अंदर सिलोम मौजूद होगा। दे शो बायलेटरल सिमेट्री। ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती थी कि अगर आप किसी एनिमल को बीच से काटेंगे तो आपको 2 सेम टू सेम उसकी मिरर इमेजेस जो है वो ऑब्टेन होगी। द एनिलिड्स इंक्लूड वर्म्स विच मे बी मेरीन, फ्रेश वाटर और फाउंड इन डैम्प सॉइल। यानी कि हमारे पास 3 तरह के हैबिटेट्स हैं एनिलिड्स के अंदर। या तो वो मेरीन में मौजूद होंगे, या वो फ्रेश वाटर में मौजूद होंगे, या फिर वो डैम्प सॉइल के अंदर मौजूद होंगे। डैम्प सॉइल में हमारे पास अर्थ वॉर्म्स आ जाते हैं। अर्थ वॉर्म तो आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा। उनको अर्थ वॉर्म हम कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो सॉइल पे मौजूद होते हैं। अर्थ का मतलब बेसिकली सॉइल होता है, ज़मीन होता है, और वॉर्म्स यानी कि ज़मीन पे रहने वाले कीड़े मकोड़े। ठीक है। सम आर पैरासाइट्स। और कुछ इनकी स्पीशीज़ होती हैं जो कि पैरासाइट्स होती हैं, जैसे कि लीच। लीच के भी बारे में आप फेमिलियर होंगे, आपने अक्सर देखा होगा बारिश के बाद जो है एक ब्लैक कलर की मोटी सी चीज़ जो है ना वो नीचे पड़ी होती है मॉइस्चर एरिया के अंदर, और अगर वो कोई इंसान वगैरह उसके पास चला जाए तो लीच उसके साथ चिमट जाती है, और अच्छे तरीके से जब तक उसका ब्लड वो सक ना कर ले तब तक जो वो पैरासाइट है वो अलहदा नहीं होती, और जब वो बहुत ज़्यादा ब्लड सक कर लेती है तो उसके बाद वो अलग हो जाती है। और लीच के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ कि इसको मेडिसिनल प्रोसेस के अंदर भी यूज़ किया जाता है। जैसे किसी इंसान को अगर एलर्जी हो ना, जैसे कुछ लोग तो इवन जो बाहर के कंट्रीज़ होते हैं उसमें अगर किसी के फेस पे एलर्जी हो तो लीच उसके फेस के ऊपर अटैच कर दी जाती है, और लीच जो है वो उस तरीके से उसके फेस के अंदर से सारा जो गंदा ब्लड होता है उसको सक कर लेती है, और सारी जो एलर्जी के जर्म्स होते हैं उसको सक कर लेती है, और उसके बाद उसको लीच को अलग कर दिया जाता है, और सारी की सारी इन्फेक्शन जो है वो इस तरीके से रिमूव हो जाती है। तो ये पैरासाइट है, लेकिन ये हार्म करने के साथ साथ फ़ायदा भी पहुँचाती है। द एनिलिड शो स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। द ऑर्गन सिस्टम्स आर वेल डिवेलप। यानी कि एनिलिड्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डिवेलप्ड होते हैं। अब हम इनके ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो इनका एनिलिड्स के अंदर फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाता है। इससे पहले वाले जो फाइलम्स थे उनके अंदर हमने पढ़ा था कि उनके अंदर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि एक ही ओपनिंग होती है।
लेकिन एनालिड्स के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम देखा गया जिसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। इट हैज़ 2 ओपनिंग्स, एक माउथ होती है और एक होती है एनस। माउथ से फूड की इंजेस्शन होती है जबकि एनस से फूड की एक्सक्रीशन होती है। और माउथ जो है वो ओवरहंग होता है एक लोब स्ट्रक्चर से, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोस्टोमियम। ठीक है, इसको आपने याद रखना है क्योंकि ये बुक ने अगर कोई चीज़ बोल्ड की हो तो इसका मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट होती है। इन पैरासाइटिक स्पीशीज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ पुअरली डेवलप। जो स्पीशीज़ पैरासाइट्स होती हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होता है, जबकि जो पैरासाइट के अलावा स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर कंप्लीट और एकदम एडवांस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि पैरासाइटिक स्पीशीज़ के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर क्यों होगा। तो इसका आंसर मैं आपको प्लेटिहेल्मिन्थीज़ की वीडियो के अंदर दे चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे दोबारा दे देती हूँ कि पैरासाइटिक स्पीशीज़ जो होती हैं वो अपने होस्ट को इस्तेमाल करती हैं ताकि वो उनकी फूड लें, एनर्जी लें। तो ये जो सारे सिस्टम्स होते हैं इनकी उनको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट अपने होस्ट से ही फूड ले लेना होता है। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड को बस उन्होंने कंज्यूम करना होता है, तो इसीलिए उनको इतने एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। एनालिड्स हैव ट्रू सीलोम, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि एनालिड्स जो हैं वो सीलोमेट हैं, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर ट्रू सीलोम मौजूद है। उसके बाद वो ट्रू सीलोम की डेफिनेशन बता रहे हैं कि मीजोडर्म जो है वो स्प्लिट होता है पेरिटल लेयर के अंदर और बॉडी वॉल बनाता है, विसेरल लेयर बनाता है जो कि एलिमेंट्री कैनाल को कवर करता है। ठीक है, तो ये सारी जो है ये ट्रू सीलोम की एक एक्सप्लेनेशन है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। ये वैसे इस टॉपिक के अंदर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल नेफ्रीडिया। जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस इनके अंदर होता है वो नेफ्रीडिया के ज़रिए होता है। दीज आर सिलिएटेड ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ईच बॉडी सेगमेंट इन द बॉडी कैविटी। अब जैसे इस लेक्चर के स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बॉडी के बहुत सारे सेगमेंट्स ड्रॉ करके दिखाए थे और मैंने कहा था कि हर सेगमेंट के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरह हर सेगमेंट के अंदर सेपरेट एक्सक्रीशन ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक सेगमेंट के अंदर उसके अपने नेफ्रीडिया होंगे, अगले सेगमेंट के अंदर उसके अपने नेफ्रीडिया होंगे और सारे नेफ्रीडिया जो हैं वो इस तरीके से सेगमेंट बाय सेगमेंट इकट्ठे होंगे और उन सब का वेस्ट मटेरियल इकट्ठा एक ही जगह से रिमूव हो जाएगा। तो ये सीलिएटेड होते हैं और हर सेगमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो इनके अंदर वेल डेवलप्ड होता है। उसके अंदर एक सिंपल ब्रेन मौजूद होता है और ब्रेन के साथ से एक लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड जो है वो अराइज हो रही होती है। लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड से मुराद है उसी तरीके से वो नीचे की तरफ लंबी एक्सटेंड हो रही होगी और उसके अंदर से नर्व्स निकल रही होंगी और वो नर्व्स जो हैं वो हर सेगमेंट के अंदर भी जा रही होती हैं। एनालिड्स आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स व्हिच हैव डेवलप्ड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब दोबारा यहाँ पे एक और चीज़ आ गई जो एनालिड्स के अंदर सबसे पहले देखी गई। एक चीज़ थी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, अब जो सेकंड चीज़ आई है वो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि इनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो क्लोज्ड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। ठीक है, और ये गैसेज और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते होते हैं। अब इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो वो इनके अंदर एब्सेंट होता है। इनको रेस्पिरेशन सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जो गैसेज एक्सचेंज होता है वो इनकी स्किन के ज़रिए से ही हो जाता है, यानी कि इनकी स्किन से ही बाहर से गैसेज अंदर आ जाती हैं और अंदर से गैसेज बाहर आ जाती हैं। इनको कोई स्पेशलाइज्ड लंग्स की या गिल्स की, इस किस्म की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और इनकी जो स्किन होती है, जो एनिमल्स ना, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो एनिमल्स अपने स्किन के ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज करेंगे उनकी स्किन हमेशा मॉइस्ट होगी और उसके ऊपर म्यूकस की सिक्रीशन होगी और इसके अलावा उनके अंदर सिलोमिक फ्लूइड्स मौजूद होंगे, यानी कि उनकी स्किन हमेशा स्लाइमी सी होगी। तो आप जो भी एनिमल या जो भी आप अगर कोई इंसेक्ट देखें जिसकी स्किन जो है वो मॉइस्ट है, स्लाइमी है, तो आपने वहीं पे समझ जाना है कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है और इसका जो गैसेस एक्सचेंज है वो इसकी बॉडी के ज़रिए से हो रहा है। उसके बाद हम इसकी लोकोमोशन देखें तो जो बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं वो मसल्स लोकोमोशन में मदद करते हैं। वो मसल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सर्कुलर मसल्स और एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। सर्कुलर मसल सर्कमफेरेंस के साथ अरेंज होते हैं जबकि लॉन्गिट्यूडनल मसल जो हैं वो लेंथ ऑफ द बॉडी के अलोंग अरेंज्ड होते हैं। तो ये दोनों मसल्स जो हैं ये इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं और अभी हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से। लोकोमोशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द इंटरेक्शन ऑफ मसल्स एंड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल प्रोड्यूसेस प्रेशर दैट फोर्सेस द बॉडी टू इलोंगेट। ये जो लाइन है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें, बेसिकली इन्होंने क्या कहा है कि जो सर्कुलर मसल होता है ना उसकी कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी इलोंगेट हो जाती है। सर्कुलर मसल अलोंग द सर्कमफेरेंस होते हैं तो कुछ इस तरीके से होते हैं। फ़र्ज़ करें अगर ये एनालिड की बॉडी है तो जो ये मैंने ड्रॉ किया है ना ये है सर्कुलर मसल। अगर सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास बॉडी इलोंगेट होगी। इसकी मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। ये देखें, अगर ये आपके पास एक बैलून है, आपने अगर उसको यहाँ से प्रेस करेंगे, इस तरीके से आपने उसको प्रेस किया तो आपके पास क्या होता है, जो बैलून है वो दोनों साइड से ऐसे करके
लंबा लंबा हो जाता है ना, और बीच में आप इस तरीके से आपने उसे पकड़ा होता है, अगर आप उसे बीच में से फोर्स करेंगे तो इसी तरीके से जब सर्कुलर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे पास बॉडी जो है वो इलोंगेट हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये बैलून जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, ये इलोंगेट हो गया था। तो आपने इसी बैलून वाली एग्जांपल से याद रखना है कि जो सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो बॉडी को इलोंगेट करती है। और सेकेंडली दूसरी बात जो इन्होंने की है वो इन्होंने कहा है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो बॉडी को वाइडन कर देती है, खुला कर देती है। अब देखें, ये आपको दोबारा से एनिलिड की बॉडी शो हो रही है, तो इसके अंदर ये तो सर्कुलर मसल था, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है ना वो यहाँ से जा रहा होता है, ठीक है। ये इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। अब जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो बॉडी वाइड हो जाती है। मैं दोबारा से आपको एक बैलून की एग्जांपल दूंगी। ये देखें, अगर इस तरीके से ये बैलून है और इस बार आप उसे यहाँ से और यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, आपने इन दोनों जगहों से इसको फोर्स लगाई, तो बदले में आपके पास क्या होगा? अगर आप बैलून छोड़ें, कोई स्प्रिंग भी लें, तो किसी भी चीज़ को अगर आप इस तरह दोनों जगहों से फोर्स लगा रहे होंगे तो आपके पास ऐसे करके वो चीज़ जो है वो स्क्वीज़ होके इस फॉर्म में आ जाएगी। तो सेम लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के साथ भी यही हाल है कि अगर आप लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बॉडी वाइडन हो जाएगी। तो अब इसके साथ एनिलिड्स जो हैं वो अपनी मूवमेंट किस तरह करते होंगे, तो मैं अब आपको इनकी मूवमेंट ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखें, एक दफ़ा बॉडी हो गई इलोंगेट, ठीक है, दूसरी दफ़ा वो हो गई छोटी। तो इस तरीके से इनकी मूवमेंट होती है कि पहले वो इस तरह जाता है, यानी कि इलोंगेटेड मूवमेंट करता है, उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए वाइड हो जाता है, फिर दोबारा से इलोंगेटेड मूवमेंट करता है, फिर थोड़ी देर के लिए वाइड हो जाता है, फिर दोबारा से इलोंगेटेड मूवमेंट करता है। कभी आपने अर्थवॉर्म को चलते हुए देखा है? अर्थवॉर्म इस तरीके से कुछ चल रहा होता है, ठीक है, रुकता है फिर दोबारा चलता है, फिर रुकता है फिर दोबारा चलता है। तो इस तरीके से इनकी जो मूवमेंट है, इनकी लोकोमोशन है, वो हो रही है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है ना, तो आप यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पे लिखें अर्थवॉर्म लोकोमोशन एनिमेशन, तो आपको पूरी की पूरी ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है इसकी आपको एनिमेटेड वीडियो नज़र आ जाएगी और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी जो जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ इनके एनिमल्स होते हैं उनके अंदर पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनके अंदर फीट प्रेजेंट होते हैं, वो अपने फीट के ज़रिए से मूव कर सकते हैं, उनको कहते हैं नीरीज। एंड पे अगर हम इनका रिप्रोडक्शन देखें तो कॉमन मोड इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ज़्यादातर जो एनिलिड्स होते हैं जैसे अर्थवॉर्म, लीच, वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और एक फ्री स्विमिंग लार्वा जो है वो प्रोड्यूस होता है और उस लार्वा को हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ ट्रोकोफोर लार्वा, तो आपने कहना है कि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड द फ्री स्विमिंग लार्वा दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द एनिलिड्स इज कॉल्ड ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन इसी पैराग्राफ के अंदर से आपने बना लेनी है और याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनेलिडा के अंदर मौजूद होता है। बर्विंग एक्टिविटीज़ ऑफ अर्थवॉर्म परमिट्स ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ एयर इनटू द सॉइल एंड इम्प्रूव्स ड्रेनेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यहाँ पे बेसिकली आपको इनके एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं एनेलिडा के, और उसके अंदर आपको अर्थवॉर्म की एग्जांपल दी जा रही है और वहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि अर्थवॉर्म जो है वो हमारी सॉइल के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर डिगिंग करते हैं, बर्विंग करते हैं और वो हमारी सॉइल को अंदर से पोरस बना देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स को मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो इनके बनाए हुए रास्ते के ऊपर अपनी रूट्स को फैलाते हैं और इसीलिए अर्थवॉर्म जो है ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बेटा हमारे पास एनेलिडा था। इसके बाद एनेलिडा की 3 क्लासेज हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।